आज ये हमारी 119वीं वेबिनार है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 बहुत पतली सी एक एक्ट है जिसमें टोटल 7 सेक्शन है और 7 रूल है तथा 3 धारा, 3 फॉर्मेट है। इतना छोटा एक्ट मुझे नहीं लगता कि और कोई एक्ट होगा, लेकिन जब हम प्रासंगिकता की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, तो ये एक बहुत सारे एक्टों से महत्वपूर्ण एक्ट हो जाता है। बहुत सारे एक्ट में इस एक्ट के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो PCPNDT एक्ट भी सम्मिलित किया जा सकता है। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में क्लियरली डिफाइन किया गया है कितने सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को किस प्रकार टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके क्या प्रोसीजर है। 12 सप्ताह से लेकर के 20 सप्ताह, 20 सप्ताह से ऊपर की ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। अभी हाल ही में 2022 में इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। पीछे हमारे समक्ष मुंबई उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं जबलपुर उच्च न्यायालय के भी कुछ ऐसे आदेश हैं जो दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, दिशा निर्देश हम हमारे कार्य के लिए देते हैं। चूंकि हम बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में काम करते हैं और लगातार हमारे पास ऐसे मामले आते रहते हैं, इसलिए हम सब के लिए इस एक्ट पर बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है। इस एक्ट पर विस्तार से बात करने के लिए तो एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुए हैं उस पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर के दीक्षित जी को। आप पूर्व में बाल कल्याण समिति ग्वालियर के अध्यक्ष रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जा चुका है PCPNDT एक्ट में काम करने के लिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब कि आप अपनी बात रखें। आज का जो हमारा विषय है अमेंडमेंट इन MTP। ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षित। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के हमारे आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो आज हमारे इस कार्यक्रम को प्रेजेंट कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर जी जो CCF के राष्ट्रीय सचिव हैं, आदरणीय राकेश अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष जी, और इस सारी प्रक्रियाओं को बहुत अच्छे से हम लोगों के बीच में रखने के लिए और रिकॉर्ड बनाने में मदद करने के लिए हमारे IT सेल के श्री अनिल गौर जी। लेकिन सबसे ऊपर मैं कहूँगा कि हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं सभी सम्मानीय सदस्य, चाहे वो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं या JJB के सम्मानीय सदस्य हैं या बच्चों के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं और लगातार सतत कार्य कर रहे हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन सब के कारण ही CCF का ये वेबिनार 119वां होने जा रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है और इसलिए मैं हृदय से आप सभी का पुनः अभिवादन करना चाहता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जैसा कि आदरणीय कृपा शंकर जी ने भूमिका में बताया कि MTP एक्ट क्या है और बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में उन्होंने बताया कि देखने से वो तो लगता ही नहीं है कि ये कुछ एक्ट है। इतनी पतली सी किताब है जिसमें अगर हम देखेंगे, अगर धाराओं की बात करें तो 10 धाराएं हैं, यानी 8 धाराएं हैं और 10 नियम है। लेकिन कहते हैं कि जो चीज जितनी छोटी होती है उतनी अनमोल होती है। जैसे कि हम बात करें हीरे की, हीरा जितना छोटा होता है उतना अनमोल होता है। तो MTP एक्ट उसी हिसाब से हमारे पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हम बात करते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया, जो लगभग अभी 50 साल पूरे हो चुके हैं। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट होना भी लाजमी है क्योंकि इसके ऊपर 2 तरह के हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स चलते हैं। एक थॉट ये कहता है कि ये महिला का अधिकार है कि उसे गर्भधारण करना है या नहीं करना है, और अगर गर्भधारण करना है तो उसको बालक या बालिका को जन्म देना है या नहीं देना है, ये उसका अधिकार है। इसको कोई तीसरा या कोई सरकार या कोई अन्य व्यक्ति कैसे इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ये एक ऐसा थॉट है जो बहुत सारे लोग इसमें तर्क देते हैं, इनके समर्थन में तर्क देते हैं। दूसरा थॉट ये आता है कि जो कहते हैं कि जीवन जीने का अधिकार है, गर्भ में पलने वाला जो एक भ्रूण है वो भी आकर जमीन पर एक इंसान बनेगा
एक नागरिक बनेगा तो उसके भी अधिकार है, और जीवन जीने का अधिकार उसका है, तो उसके अधिकार से कोई भी उसे वंचित कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है? क्यों ना उसको इस अधिकार से वंचित करने वाली वो माँ ही क्यों ना हो जो उसे जन्म देने वाली है। तो इस तरह के दो थॉट हमारे बीच में समाज में रहते हैं, विचार विमर्श चलता रहता है, तर्क वितर्क भी चलते रहते हैं। इन सब चीजों के होते हुए भी सामाजिक परिवेश में कैसे कार्य किया जाए, कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, किन चीजों को माना जाए, किन चीजों को वर्तमान में ना माना जाए, इन सब बातों को लेते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का निर्माण किया गया। अब जैसा कि शब्दों से ही मालूम है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, तो अगर हम मूलतः देखें तो इसमें दो भाग सामने आते हैं। एक वो भाग है जिसमें वो महिला है जो गर्भवती है, और दूसरा भाग वो है जो भ्रूण में जो जीव आया है, अपनी भाषा में बोले तो वो बालक जो जेंडर फ्री है। बालक से आप तात्पर्य वो ना निकालें कि मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, ये जेंडर फ्री है जो हम लोग अपने एक्ट में बात करते हैं। तो जो गर्भ में आया है बालक, तो ये दो लोगों के अधिकारों का संरक्षण का ये कानून बना है कि उस माँ की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, उसके जीवन पर अगर कोई संकट आ रहा है तो उस पर भी ध्यान रखा जा सके, और उसके गर्भ में पलने वाले बालक के ऊपर भी अगर कोई संकट आ रहा है तो उसका भी ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रमुख उद्देश्य को लेते हुए इस कानून की अवधारणा गढ़ी गई और उस पर ये कानून बनाया गया। तो मूलतः ये जो कानून है इसका पालन कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो डॉक्टर की है। हम और आप देखते हैं कि जब समाज में भी आवश्यकता पड़ती है कि कभी हमें गर्भपात कराना होता है, तो समाज के लोग भी इस कानून से परिचित नहीं है। वो भी सोचते हैं कि अगर हमें कुछ एमटीपी कराना है, अगर हमें गर्भपात कराना है, तो हम हॉस्पिटल जाएंगे और जाकर हम डॉक्टर से बोलेंगे कि हमारा गर्भपात कर दीजिएगा, तो वो आसानी से गर्भपात कर देंगे। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि कानून जब लागू होता है तो सभी पर लागू होता है। उन पर भी लागू होता है जिन्हें कानून का ज्ञान है, और उन पर भी लागू होता है जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। तो आज का ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ पुरुष भी जुड़े हुए हैं, और इसलिए हमें ये अवधारणा को भी समझना है कि सिर्फ गर्भधारण करना और गर्भ समापन कराना हमारी इच्छा के ऊपर नहीं है। इस पर हमारे देश का कानून नियंत्रण करता है। तो अगर वो कानून सम्मत होगा तभी हम गर्भ समापन करा पाएंगे। तो ये अवधारणा हमें मन में रखनी है और उसके आगे हम इस पर विचार करते हैं। तो लगातार इसमें अमेंडमेंट हुए, और अमेंडमेंट का ये पहला अमेंडमेंट जो बहुत ही ब्रॉडर वे में आया, तो ये कानून जो है पूरे हिंदुस्तान में लागू है। जब आया था तब ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू था, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति जो है पूरे हिंदुस्तान में लागू है। तो हम बिल्कुल अच्छे से इस बात से कन्विंस हैं कि इसका पालन पूरे देश में कराया जाता है। वर्तमान में जो अमेंडमेंट आया, जिसको हम 2021 का अमेंडमेंट बोलते हैं, ये 25 मार्च 2021 को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया, और उसी दिन 25/3 को ही इसको गजट नोटिफिकेशन किया गया और ये देश में लागू हो गया। मैं बोलचाल की भाषा का ही उपयोग करूंगा, मैं कानूनी भाषा का ज्यादा प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि बाल कल्याण समिति में ज्यादातर जब केस आते हैं तो हम सभी को विचारण करना पड़ता है, क्योंकि बाल कल्याण समिति में हम सभी जानते हैं अध्यक्ष और 4 सम्मानीय सदस्य मिलकर बाल कल्याण समिति का गठन होता है। और जब हम किसी भी चीज का विचारण करते हैं तो विचारण तभी परफेक्ट हो सकता है जब हमें उस विषय का ज्ञान हो। हमारे विचार तो हो सकते हैं, हमारी भावनाएं तो हो सकती हैं, लेकिन अगर कानूनी ज्ञान होगा तो हमारा विचारण जो है वो विधि सम्मत होगा। तो इसलिए इस एक्ट का ज्ञान होना हमें आवश्यक है जब हम बाल कल्याण समिति में कार्य करते हैं, तभी हम एक
अच्छा विचारण कर एक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो मैं बोलचाल की भाषा में ही बात करूंगा। तो इसमें जो पहला अमेंडमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि गर्भ के समापन के लिए जो रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर हैं उनकी सद्भावना से ही निर्णय लिया जाएगा। ये पहले भी था, तो उसका थोड़ा सा अंतर को भी समझते जाए। पहले ये था कि 12 सप्ताह तक का जो गर्भ है उसको एक डॉक्टर की सद्भावना पूर्वक निर्णय लेने से, शब्द लगा हुआ सद्भावना पूर्व यानी गुड फेथ से समापन किया जा सकता है। और उसमें ग्राउंड दिए हुए हैं, अभी अपन एक एक करके उस पर बात करेंगे। और दूसरे में यह आया है कि जो अगर 20 सप्ताह तक गर्भ है तो उसमें दो चिकित्सकों के द्वारा निर्णय सद्भावना पूर्वक लिया जाएगा। ये पुराना था 12 सप्ताह और 20 सप्ताह, 1971 में था। 20 सप्ताह के बाद से हम गर्भ समापन नहीं करा सकते हैं, ये एक्ट में ऐसा प्रावधान था। अब ये पहला अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये आया कि अब हम 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर की सलाह से समापन करा सकते हैं और 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टरों की सलाह से हम गर्भ समापन करा सकते हैं। अब इसमें जो डॉक्टर्स का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है इस कानून में, वो डॉक्टर कौन होगा? तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकृत है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकृत है, उसको उन्होंने एक पंजीकृत डॉक्टर माना है। फिर उन्होंने बताया कि ये और कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर उसकी क्राइटेरिया रखी है कि अगर वो डॉक्टर एमबीबीएस है और उसने अगर कोई ट्रेनिंग ली हुई है जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है एमटीपी के लिए, तो उसके अलग अलग कोर्स हैं। कहीं 6 महीने का उन्होंने उल्लेख किया है, कहीं 1 साल का किया है, कहीं उन्होंने अगर हाउस जॉब किया है तो उस तरह से। तो ये डॉक्टर की क्राइटेरिया को इसमें डिफाइन किया गया है। तो हमें मूल भाव ये समझना है कि ऐसा डॉक्टर जो एमसीआई में रजिस्टर्ड है और इस एमटीपी एक्ट के अंतर्गत वो जिस संस्थान में काम कर रहा है, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो, वो संस्थान भी एमटीपी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हो। तो यानी डॉक्टर पंजीकृत होना चाहिए और संस्थान भी पंजीकृत होना चाहिए। तो जब ऐसी जगह पर अगर कोई डॉक्टर कार्य करता है तो उसकी जो कंसेंट आएगी, एडवाइस आएगी, वो हमें सद्भावना पूर्वक मानी। तो ये पहला अमेंडमेंट है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं जिससे हमें कंफ्यूजन ना रहे। पहले हमारे पास था 12 सप्ताह और 20 सप्ताह तक, अब स्टेट उन्होंने एकदम 20 कर दिया है और 20 के बाद 24 कर दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि 24 तक क्यों किया गया है? क्योंकि कानून एक ऐसा विषय है जिसमें हमेशा डिबेट होती रहती है और इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हुए जाते हैं। दोनों विद्वान वकील अपने अपने तर्क रखते हैं, कानूनी तर्क रखते हैं और अंत में जाकर निचली अदालत से होते होते सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। और ये फाइनली जो भी डिसाइड हो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो जाता है। लेकिन फिर भी तर्क बने रहते हैं और उसके बाद भी समाज में डिबेट होती रहती है। तो इस कानून में हम उस परिदृश्य में देखें कि ये डिबेट इसलिए रहेगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी समझने और प्रेजेंट करने की क्षमताएं अलग अलग है। तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए अभी स्पष्ट कर दिया है कि हम 20 सप्ताह तक सामान्य परिस्थितियों में और 24 सप्ताह तक विशेष परिस्थितियों में गर्भ का समापन करा सकते हैं। 24 सप्ताह में इसलिए भी इसको रखा गया है कि 24 सप्ताह का जो भ्रूण होता है, अगर उसकी डिलीवरी कराई जाए, अगर उसको जन्म लेने दिया जाए इस अवस्था में भी, तो उसके जीवित रहने की मेडिकली, मतलब मेडिकल एंगल से देखा जाए तो 50% ही संभावना होती है कि वो भ्रूण सरवाइव करेगा। तो आप सोचिएगा 50% सरवाइव करने की संभावना है, तो बहुत ही मिनिमल संभावना है। इसलिए इस कानून में उस थ्योरी को अभी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है और इसलिए उसको यहाँ पर अभी स्वीकार किया गया है। क्योंकि उसके बाद अगर वो भ्रूण है, डिलीवर्ड होता है, तो उसकी संभावना का परसेंटेज बढ़ता जाता है। फिर 55%, फिर 60%, फिर 75%, फिर 80%। और इसीलिए कई बार किन्हीं प्रकरणों में जब वो हाईकोर्ट में जाते हैं और जब वो मेडिकल एडवाइस हाईकोर्ट लेता है, तो इसी थ्योरी पर वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं
कि आप इस बच्चे को डिलीवर्ड कराना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जो है एक एन इंडिविजुअल सिटीजन बनेगा, तो इसलिए इस बच्चे की डिलीवरी होना ही कानून के हित में भी है और समाज के हित में भी है। तो ये थ्योरी हमें जो सप्ताह की है वो हमें भी समझना आना चाहिए कि क्यों इतने सप्ताह ही रखे गए। तो ये पहला जो संशोधन हुआ है वो हमारा 20 सप्ताह और 24 सप्ताह का है। अब बात ये आती है कि जब किसी महिला को ये पता चलता है कि उसके पास गर्भ है और गर्भ का प्रोग्रेस उसके गर्भावस्था में मेडिकली नहीं हो रहा है, तो वो चिंतित होने लगती है, तो वो बराबर उसका अपना चेकअप कराती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि महिला को भी जैसे ही गर्भ धारण करती है तो उसको अपने भ्रूण की चिंता होने लगती है, और अब माँ अपनी चिंता करती है और गर्भ में पलने वाले भ्रूण की भी चिंता माँ ही करती है। तो इसलिए पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ट्राइमेस्टर कहते हैं, 3-3 महीने का समय रहता है, हर ट्राइमेस्टर में उस महिला का, गर्भवती महिला का चेकअप किया जाता है, और उसको हम लोग एंटीनेटल चेकअप कहते हैं, वो सामान्य चेकअप कराया जाता है। लेकिन अगर किसी महिला के गर्भाधारण के बाद कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस से उसका चेकअप जो है और पहले भी, यानी 15 दिन में भी और 1 महीने के हिसाब से भी कराया जा सकता है। तो अब माँ है, होने वाली माँ है, और जो गर्भ है, अब ये हमारे पास 2 बिंदु आ गए हैं। अब हमें 2 बिंदुओं पर अलग अलग विचारण करना पड़ेगा। तो ये एमटीपी एक्ट इन दोनों के ऊपर ही आधारित है। तो अब बात करते हैं कि इस कानून में जो प्रावधान किया गया है कि 20 सप्ताह तक जो गर्भधारण है उसको एक डॉक्टर के चिकित्सीय परामर्श से, वो भी कैसा परामर्श, सद्भावना पूर्वक परामर्श के द्वारा किया जा सकता है। तो वो उसमें कौन सा ग्राउंड बनता है, तो उसमें ये ग्राउंड बनता है कि जब परिवार नियोजन के लिए हम साधनों का उपयोग करते हैं। आप सभी इस बात, भली बात से परिचित हैं कि परिवार नियोजन के साधन जैसे कॉपर्टी है ना, निरोध है, इनका जब उपयोग करते हैं, और अगर वो परिवार नियोजन का साधन फेल हो जाता है, किसी भी तरह से वो अगर वो फेल हो जाता है, और उसके फेल होने से अगर गर्भधारण हो जाता है, तो ऐसी महिला जाकर डॉक्टर से अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि मैं इस गर्भ को नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे बच्चा चाहिए, और अगर ये बच्चा जन्म लेगा तो मेरे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पीड़ा होगी, और मैं ये पीड़ा नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इस बच्चे का गर्भपात कराना चाहती हूँ। तो ऐसा गर्भ 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर की सलाह से, अगर डॉक्टर को भी लगता है, क्योंकि सारा फोकस इस कानून में डॉक्टर्स के ऊपर है, महिला जाकर अपनी बात रखेगी, लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि महिला जो बात रख रही है मेडिकली ये सही है, मैच कर रही है, तो डॉक्टर फिर सद्भावना पूर्वक अपनी कंसेंट देगा, और तब वो गर्भपात के लिए जाएगा। तो ये 20 सप्ताह तक के लिए उस महिला के लिए ये सब प्रावधान किया गया है। अब 24 सप्ताह के लिए किन के लिए? 24 सप्ताह के लिए एक विशेष परिस्थिति बनाई गई है अमेंडमेंट एक्ट में। वो विशेष परिस्थिति क्या, कि अभी यदि कोई गर्भधारण बलात्संग से हुआ है, यानी रेप के कारण हुआ है, और अगर वो प्रोग्रेस करता है गर्भ में, और उस माँ को मानसिक पीड़ा है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ, और आपको मालूम है कि हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा है कि जिसमें विचारण चलता ही रहता है, डिसीजन नहीं कर पाते हैं, करना है या नहीं करना है, गर्भपात कराना है कि नहीं कराना है। सब लोग अपने एक्सपर्ट ओपिनियन उस महिला को देते रहते हैं, और अपने तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में समय जो है 20 सप्ताह से ज्यादा हो जाता है, और वो निर्णय नहीं ले पाती है। और जब मालूम 20 सप्ताह से ज्यादा और 24 से कम समय में वो निर्णय ले पाती है,
तो वो फिर डॉक्टर के पास जाती है। तो इसमें 2 डॉक्टर्स, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जिनका पंजीयन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है और जो उस सेंटर पे काम करते हैं जो पंजीकृत है एमटीपी एक्ट के अंतर्गत, उनसे सलाह लेंगे। और जब वो डॉक्टर एग्री करेंगे कि हाँ इस महिला का गर्भपात कराया जा सकता है, तो उसका गर्भपात कराने का निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसी महिला का 24 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। तो एक कैटेगरी ये हो गई कि वो रेप पीड़िता हो गई। दूसरी कैटेगरी ये है कि वो महिला तो है लेकिन वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक दिव्यांग है, वो स्वयं कुछ समझ नहीं पाती है और उसका निर्णय भी कोई और ले रहा है या वो लेने में सक्षम नहीं है, तो वो भी इसी विशेष कैटेगरी में वो महिला भी आती है। तो उसका भी गर्भपात कराने का अधिकार 24 सप्ताह तक रहेगा। तो इस तरह से इस अमेंडमेंट एक्ट में ये 2 कैटेगरी जो है बहुत ही सिंपल तरीके से डिवाइड की गई है। मुझे विश्वास है कि इस एंगल से आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आपको भी स्पष्ट रहेगा कि 20 सप्ताह तक सामान्य स्थिति रहेगी और 20 से 24 में थोड़ा विशेष परिस्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी एडवांस हो गई है। जितनी प्रेगनेंसी एडवांस होगी उतना ही कष्ट उस महिला को उठाना पड़ेगा और उसके जीवन का शारीरिक खतरा जीवन के प्रति भी बढ़ता जाएगा। जितनी जल्दी अबॉर्शन होगा उतना कम खतरा रहेगा। तो ये दूसरा ग्राउंड हो गया। इसके अलावा भी अगर 24 सप्ताह के बाद अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि गर्भपात कराना है, तो ये एक तीसरा ग्राउंड जो बनाया हुआ है ये बहुत ही स्पष्ट ग्राउंड है। ये उस कंडीशन में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कानून बना है उस महिला के नजर को ध्यान को रखते हुए और गर्भ में पलने वाले उस बालक को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो 24 सप्ताह से ज्यादा का बनाया गया है उसमें ये है कि अगर जो गर्भ में पलने वाला बालक है, जो गर्भस्थ शिशु है, अगर उसके जांच में ऐसा पता होता है कि उसका ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जो उसके जन्म लेने के बाद उसके जीवन के लिए खतरा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड हो गई है, 2D मशीनें आ गई हैं, तो एडवांस स्टेज में 24 वीक के बाद एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा या परिवार में कभी ऐसा कोई सदस्य भी रहा होगा कि हमने सुना है कि बच्चे का जन्म से ही दिल में छेद था और अब उसको जीवन जीने में बड़ी तकलीफ आ रही है, उसका ब्लड को बार बार ब्लड को हमें चेंज कराना पड़ता है। तो इस तरह की जो कंजेनाइटल डिसीज है जो गर्भ के समय ही हो जाती है और वो हम डायग्नोज कर लेते हैं, तो ऐसे गर्भ का समापन जो है 24 सप्ताह के बाद भी हो सकता है। वो किस तरह से होगा, तो उसमें एक नया ग्राउंड जो है एमटीपी एक्ट में जोड़ा गया है इस अमेंडमेंट में कि उसके लिए एक हमारा राज्य सरकार, अगर केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र सरकार एक बोर्ड का गठन करेगा। अब उस बोर्ड में कौन कौन होगा जिससे बनकर वो बोर्ड बनेगा, तो उसमें एक गायनाकोलॉजिस्ट होगी, ऐसी डॉक्टर जो महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश में गायनाकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, तो वो महिला होगी। फिर एक पीडियाट्रिशियन होगा जो बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, और एक सोनोलॉजिस्ट होगा जो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं वो होगा, और चौथा एक अन्य सदस्य होगा जिसको राज्य सरकार चाहे वो उसको नामित कर सकती है। तो ऐसे 4 सदस्यों से मिलकर ये बोर्ड बनेगा। तो वो महिला इस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और फिर पूरा मेडिकल बोर्ड, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड उस महिला का एग्जामिनेशन करेगी, उसके गर्भ में पलने वाले गर्भस्थ शिशु का एग्जामिनेशन करेगी और फिर बोर्ड निर्णय करेगा कि ये गर्भ में पलने वाला शिशु का गर्भ समापन कराना है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराना है या नहीं कराना है। अगर वो सोचते हैं कि ये इसका कराना आवश्यक है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद ही वो अपना जीवन ना जी पाए या आगे चलकर भी ऐसा जीवन ना जी पाए जो सामान्य जीवन कहलाता है, वो किसी पर निर्भर रहेगा, तो ये निर्णय वो बोर्ड करेगा और उस बोर्ड के द्वारा लिया गया निर्णय वो बाद में
लागू कराया जाएगा। और उस महिला का अगर ये एडवाइस है कि गर्भ समापन करना है तो गर्भ समापन कराया जाएगा, और अगर ये एडवाइस है कि नहीं गर्भ समापन नहीं कराना है तो बच्चे को डिलीवर्ड कराया जाएगा। तो ये एक इसमें प्रावधान बोर्ड का भी आया हुआ है। अब ये जो कंडीशंस हैं दिखने में बहुत सामान्य है, लेकिन जब वो महिला डॉक्टर से बात करती है तो बहुत सारी चीजें उसको ये नहीं मालूम होती कि कहाँ टेक्निकल है और कहाँ नहीं है। और तो बातचीत में महिलाएं कई बार ऐसा कह देती है कि ये मेरी इच्छा है कि मैं ये गर्भपात कराना चाहती हूँ। तो जब ये बोला जाता है कि ये मेरी इच्छा है, और इसको अगर मैं दूसरी भाषा में प्रयोग करूं, आपको थोड़ा सा और स्पष्टता हो जाए कि मैं ऐसा बोलूं कि ये तो मेरी मर्जी है, ये तो मेरी मर्जी है, मैं बच्चे को पैदा करूं या ना करूं, तो ये कानूनी भाषा में ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस पूरे एक्ट में सारे अधिकार जो दिए हैं वो डॉक्टर्स को दिए हैं। वो डॉक्टर ही तय करेगा कि गर्भ में पलने वाला बच्चा जन्म लेगा या नहीं लेगा। वो महिला तय नहीं करेगी, महिला सिर्फ अपनी पीड़ा बताएगी, शारीरिक पीड़ा बताएगी, मानसिक पीड़ा बताएगी, जन्म लेने समय की कोई पीड़ा है तो वो बताएगी, और जन्म लेने के बाद अगर कोई पीड़ा है तो वो बताएगी। तो ये कानून ये तय करता है कि उस पीड़ा से उस महिला को मानसिक कितना नुकसान हो रहा है, शारीरिक कितना नुकसान हो रहा है, ये तय करने का काम जो पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी है उनको दिया गया। तो मैं इस पॉइंट को मैंने इसलिए थोड़ा सा आपके सामने रखा कि हमें इस भाषा का भी वहां पर ध्यान रखना है डॉक्टर्स के सामने, कि जब वो जाकर महिला बोलती है तो अब कानूनी भाषा में बात करें तो बात आ जाती है ये कंसेंट। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में, एक्ट की डेफिनेशन हमेशा धारा 2 में ही डेफिनेशन होती है, तो उसमें भी एक संरक्षक रहा है कि वो डिफाइन किया गया है। तो यहाँ संरक्षक जो एमटीपी एक्ट में दिया हुआ है उसकी मीनिंग उन्होंने वो रखा है कि ऐसा कोई महिला है जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है अपनी कंसेंट देने में, मानसिक रोगी है, तो उसका जो भी शारीरिक देखभाल करने वाला है, जो गार्जियन है, वो अपनी उसकी कंसेंट देगा। लेकिन जब हम अपन सीडब्ल्यूसी की बात करते हैं तो सीडब्ल्यूसी में जब प्रकरण आता है तो निश्चित ही वो जो प्रकरण है वो एक बालिका का प्रकरण है, वो अपने आप में 18 साल से कम है, तो उस प्रकरण में कंसेंट कौन देगा? तो इस पर हम अभी बाद में डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे, जब थोड़ा सा अपन इस पर और चर्चा करेंगे। तो यहाँ कंसेंट से वही आएगा कि वो महिला की कंसेंट इसमें जरूरी है, महिला की कंसेंट जरूरी है। और कैसी कंसेंट होगी? लिखित कंसेंट होगी। जो महिला गर्भवती है उसकी लिखित कंसेंट होगी। इसमें शादीशुदा यानी अगर पति है तो पति की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, और अब चूंकि अभी अमेंडमेंट हो गया है तो उसका कोई पार्टनर है तो उसकी भी कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। महिला की लिखित कंसेंट की आवश्यकता है। अगर महिला मानसिक रोगी है, अगर वो अपना निर्णय कंसेंट नहीं दे सकती है तो उसके पालक की कंसेंट की आवश्यकता है। ये बहुत ही स्पष्ट इस अमेंडमेंट में किया गया है। नेक्स्ट इसमें अमेंडमेंट में जो 5वां पॉइंट है वो ये किया गया है, जो पहले भी था उसको और स्पष्टिफाइड किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में जो महिला गर्भपात कराने आई है तो उस गर्भपात करने वाले सेंटर की, उस डॉक्टर की और उस प्रक्रिया में जितने लोग शामिल थे सबकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी जानकारी किसी को भी रिवील नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, किसी को भी शेयर नहीं करेंगे, सिवाय जो इस कानून के प्रति ऑथेंटिक पर्सन है। मतलब जिस इस कानून ने जिनको अधिकारता दी है उनको ही बताया जाएगा, सिर्फ उनको ही बताया जाएगा, बाकी अन्य किसी को नहीं बताया जाएगा। बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे ये पूर्णतः गोपनीय रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको और स्पष्ट किया गया है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं गोपनीयता का अधिकार दिया गया है। अब 24 सप्ताह तक, अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा की 20 सप्ताह तक अगर कोई ऐसा साधन यूज कर रहे थे दोनों पति पत्नी या उनके पार्टनर और वो फेल हो गया
तो 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर का, उसके बाद 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टर का। लेकिन अगर किसी का गर्भधारण बलात्कार के कारण है और वो 24 सप्ताह तक ही तय नहीं कर पाए और वो डॉक्टर तक अप्रोच नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? मान लीजिए वो 25वें सप्ताह में डॉक्टर के पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद बोला कि नहीं, आपका समय तो 24 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, अब मैं गर्भपात नहीं करा सकता हूं क्योंकि अब ये गैर कानूनी है, और वो मना कर देता है। तो उस कंडीशन में एकमात्र रास्ता ही खुला हुआ है, वो रास्ता है रिट याचिका का, जिसके लिए हमें हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाना पड़ेगी। तो हमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए 20 सप्ताह तक कौन सी महिलाएं आएगी, 24 सप्ताह तक कौन सी महिला आएगी, और उनके लिए क्या हमारे पास गर्भ समापन करने के साधन उपलब्ध है। और अगर 24 सप्ताह से ज्यादा हो जाता है तो फिर हमें कानून की मदद लेना पड़ेगी, हमें रिट पिटीशन के रूप में जाना पड़ेगा। तो ये इसमें ये प्रावधान इस समय दिए गए हैं जो अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आए हैं, और उसमें कुछ नए जोड़े गए हैं। नया इसमें एक और ये जोड़ा गया है कि पहले जो गर्भधारण होता था वो पति और पत्नी के रूप में ही माना जाता था। अब इस एक्ट में उसमें ये माना गया है कि वो पार्टनर है, तो अविवाहित महिला भी गर्भधारण कर सकती है। इस कानून के द्वारा ये भी हुआ है, और वो भी गर्भ समापन करा सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले मैरिड कपल ही कर पाते थे, तो अब वो कंडीशन यहाँ से हटा दी गई है, तो लाइफ पार्टनर उसका शब्द आ गया है। अब थोड़ा सा एक मेडिकल एंगल से भी हम समझ लेते हैं कि जब एक महिला डॉक्टर के पास जाती है और वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जाती है तो वो किस तरह से होती है। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हमारे मस्तिष्क में रहे, तो उसका तरीका ये है कि डॉक्टर एक निर्णय लेता है। निर्णय लेने के लिए वो ये मानकर चलता है कि अगर 9 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसमें दवाइयों का उपयोग किया जाता है, दवाइयों के द्वारा उस गर्भ का समापन करा देते हैं, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। लेकिन जब गर्भावस्था आगे एडवांस हो जाती है तो फिर वो सर्जिकल प्रोसीजर का उपयोग किया जाता है, तो उस फिर सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है, तो उसको फिर सर्जरी की जाती है, एक तरीके की सर्जरी होती है, तो उसको सर्जिकल अबॉर्शन कहते हैं। तो ये सिर्फ जब एक जस्ट आइडिया मैंने आपको, 2 शब्दों का जो प्रयोग होता है जो डॉक्टर्स लोग करते हैं, कभी आप लोगों को सुनने को मिले तो कभी आप तो थोड़ा सा एक आइडिया रहे कि दवाइयों के द्वारा होता है तो मेडिकल टर्मिनेशन, और अगर चाकू छुरे और उनके हिसाब से होता है, एनेस्थेटिक के द्वारा होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो उसके द्वारा वो सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये था। अब इसमें नियम क्या है? नियम बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं है, कि देश में इतना सब कानून होने के बावजूद भी, एमटीपी एक्ट होने के बाद भी हमारे यहाँ अवसेव अबॉर्शन बहुत होते हैं, जिसका कारण आप सभी लोग जानते हैं। आप सब सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए सभी सम्मानीय सदस्य हैं। हमारे समाज में चीजों को एक लोक लाज के कारण से छुपाया जाता है कि हमारा अगर कोई महिला है, उसका गर्भधारण हो गया है, अगर कोई बालिका है 18 साल से कम है, उसका गर्भधारण हो गया है, तो एक सामाजिक हमारी ऐसी अवधारणा है कि उसको बड़ा छुपा कर किया जाता है, और उसके कारण से गर्भधारण जो है ऐसे सेंटर्स पे होते हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। और जब वो पंजीकृत नहीं है तो इसके तात्पर्य यह है कि उस महिला के जीवन से खिलवाड़ होने की संभावना बनी रहती है, और इसीलिए हमारे यहाँ अनसेफ अबॉर्शन से महिलाओं की मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। तो हमें सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस चीज पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज में लोग अगर अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो ऐसे सेंटर पर जाएं जिसको एमटीपी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। तो इस नियम एमटीपी एक्ट के नियम में पूरा उल्लेख किया गया है कि क्या क्या सेंटर पे होना चाहिए। डॉक्टर्स होना चाहिए, 2 डॉक्टर्स होंगे, तो फिर उसके बाद फिर क्या और सेटअप होना चाहिए। अगर 2 डॉक्टर की कंसेंट आ रही है तो उसके पास पूरा सर्जरी का भी सेटअप होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्टर करेगा तो वो मेडिकल टर्मिनेशन भी कर सकता है, दवाइयां खिलाकर, आईवी फ्लूइड के द्वारा दवाइयां देकर भी आसानी से एमटीपी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर सर्जिकल होता है तो क्राइसिस हो सकती है, इसलिए वो सारा सेटअप वहां पर
होना चाहिए। तो जब दो की कंसेंट आती है। तीसरा इसमें एक स्पेशल ग्राउंड ये है इस एक्ट में कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, डॉक्टर के पास वो महिला आई और उसने चेकअप कराया, और चेकअप कराने के बाद अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण उसको तत्काल उसका ऑपरेशन करना है, उस महिला का ऑपरेशन करना है, नहीं तो उस महिला का सर्वाइवल खतरे में है, उसकी जान जा सकती है। डॉक्टर जैसे साहब एक 5-7 मिनट में फिनिश करेंगे। जी 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 डॉक्टर साहब, जैसे उसके गर्भ में वो बच्चा जो है मर गया है और डॉक्टर को एग्जामिन कराया और वो उसके हार्ट बीट नहीं आ रही है बच्चे की, तो डॉक्टर इमीडिएट उस पर डिसीजन लेगा और उसमें फिर ये एमटीपी एक्ट के ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। वो माँ के सर्वोत्तम हित में उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर डिसीजन लेगा, अपने सारे रिकॉर्ड में उन सब चीजों की एंट्री करेगा, उनका उल्लेख करने के बाद उसका गर्भ समापन कर देगा। तो ये भी एक प्रावधान है सिर्फ इमरजेंसी के कारण। और अब अल्टीमेटली अगर इन सब कानून का कोई पालन नहीं करता है तो उसमें इस कानून में सजा का प्रावधान क्या है, तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूं क्योंकि डॉक्टर साहब का रिमाइंडर भी आ गया है। इसमें जो सजा का प्रावधान है सभी पर लागू है, यानी डॉक्टर्स पे भी लागू है, वो महिला पर भी लागू है, ठीक है, और जो लेकर जा रहे हैं उन पर भी लागू है। वो ये है कि उनको कम से कम 2 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल से कम में सजा का प्रावधान इस एक्ट के उल्लंघन पर है। अगर इस एक्ट की किसी भी धारा और किसी नियम का भी उल्लंघन किया गया है तो ये सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये मेरा प्रयास रहा है, मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के बीच में एमटीपी एक्ट जो भी अमेंडमेंट हुआ है 2021 रखा, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और मैं हृदय से पूरे सीसीएफ की टीम को बधाई देता हूं और इस पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू डॉक्टर साहब। चौबे सर, क्वेश्चन आंसर लेंगे तो बच्चे जुड़े हुए हैं, थोड़ा हम बच्चों से बातचीत कर लें जी। उसके बाद बातचीत करेंगे। तो बच्चे हमारे पास ममता दीदी रीवा से जुड़ी हुई हैं। ममता दीदी नमस्ते, माइक ऑन कर लीजिए। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है? अभी तो छुट्टियां चल रही होंगी बेटा। यस सर। नमस्ते सर। तो आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं इन विषय से संबंधित, बच्चों के अधिकार क्या होते हैं, जो भी है, आप हमारे समक्ष पैनल पे बहुत लोग हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक लाइव इंटरेक्शन है, आपकी समस्याएं क्या हैं, क्या जानना चाहिए, उन सारे विषयों पर अपनी बात कर सकते हो, आप प्रश्न पूछ सकते हो। सर मेरा नाम अनुष्का सिंह है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि सर आजकल मानव तस्करी पर सुनने को मिलता है, ये क्या है और इसके लिए क्या कानून लागू होते हैं? मानव तस्करी पर क्या है, पहले तो इसको ये समझो बेटा कि मानव तस्करी होती क्या है। आपको कुछ आइडिया है मानव तस्करी क्या होती है? नहीं। तस्करी क्या होती है? तस्करी मतलब किसी भी चीज को इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, मतलब हर चीज के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हुए हैं, तो किसी भी चीज का अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तस्करी की कैटेगरी में आता है। जैसे एक्साइज एक्ट की मान करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब की एक बोतल लाना भी तस्करी की कैटेगरी में आता है, उसमें भी सेक्शन 25-22 लगता है एक्साइज एक्ट का। तो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को अवैध तरीके से ले जाना तस्करी हो गई। और इसी को यदि हम मानव की बात करें, बच्चों को चुरा करके बेच दिया जाता है, बड़ों को भी आजकल बेच दिया जाता है, उसके पीछे एक संगठित गिरोह काम करता है। इसके लिए कानून भी बनाया है सरकार ने, बच्चों के लिए जे एक्ट में प्रोविजन है, इसका संभवतः सेक्शन 79 में है। इसके बारे में हम तस्करी के एक जगह से ले जाना, बेचना या किसी के कारण में उपयोग करना, और एक पूरा का पूरा एक कानून है बच्चों के लिए, इमॉर्टल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट बोलते हैं जिसको। जो वो कानून जो है इन सारी चीजों से आपको सुरक्षा देता है और कड़े नियम का, कड़े सजा का प्रावधान है। अब बच्चों की तस्करी होती क्यों है? तो बच्चों के जो अंग हैं, बहुत बड़ा व्यापार है इसका, बहुत बड़ा एक बिजनेस सेंटर है, स्पेसिफिकली गल्फ कंट्रीज में, दुबई और इन सारी जगहों पे। और उसमें भी कैटेगरी बनी हुई है, एक हम लोगों ने रिसर्च किया है, कभी मौका मिलेगा तो शेयर करेंगे इस पूरी टीम के साथ भी, क्योंकि वो समझने वाली है।
कि एक बच्चे के शरीर की कीमत लगभग 22 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी हेल्थ सिचुएशन बच्चे की। अगर वो किसी मजदूर का बच्चा है, वहां भी है, तो मजदूर का बच्चा चूंकि मजबूत होता है, वो बाहर तमाम परिस्थितियों से लड़ता रहता है, तो उसका अगर लीवर बिकता है या उसका अगर किडनी बिकती है तो हो सकता है 40 लाख में बिके। और एक अच्छे परिवार का बच्चा की जो पूरे दिन एसी में रहता है, उसके अंदर इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसकी किडनी हो सकता है 5 लाख में बिके। तो इस तरीके का एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता है। लड़कियों के केस में होके उनके साथ ले जाके लड़कियों से इलीगल तरीके से काम भी कराया जाता है बच्चियों के साथ, तो उसकी वजह से उनका अपहरण किया जाता है। तो ये मोटा मोटी अगर हम बात करें समझने के लिए, तो क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और बच्चे उसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले किसी किसी राज्यों में बच्चों की तस्करी करके उनसे पत्थर फेंकवाया जाता था, 500 रुपया पर डे दिया जाता था, माँ बाप को नहीं पता, वहां से ले जाते थे। लेकिन वो तस्करी की श्रेणी में इसलिए आता था कि बच्चे और परिवार की कंसेंट नहीं है, हालांकि उसके लिए उनको पेमेंट मिलता था 500 रुपया देके, फिर शाम को उनको घर छोड़ भी दिया जाता था। तो इस तरह की भी नेटवर्किंग जो की जाती है वो भी सारी कैटेगरी में आती है। इस पे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहे डॉक्टर दीक्षित या कोई और तो बात कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीक्षित, इस प्रश्न के ऊपर कुछ और रखना चाहे तो। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें सारे बिंदु आ गए। मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मेरी नजर में नहीं होता। हाँ बेटा, कोई और प्रश्न जी? सर, इसी टॉपिक में मेरा एक प्रश्न है। अगर बच्ची तस्कर गिरोह से भागने में सफल हुई तो उसे सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? सिर्फ तस्कर गिरोह से भागने में सफल हम नहीं बात करेंगे बेटा। आप कभी भी किसी भी मुसीबत में हो, आपको लग रहा है कि लगातार आपका पीछा किया जा रहा है या आप पे कोई नजर रख रहा है, चाहे वो स्कूल हो चाहे परिवार में ही हो, तो सबसे जो पहली सुरक्षित जगह होती है वो पब्लिक होती है। आप कहीं भी भाग के ऐसी जगह पे जाओ जहां पे 2 4 5 लोग इकट्ठे हों और वहां जाके आप जोर जोर से चिल्लाना चालू करो। उसके बाद जो नेक्स्ट सुरक्षित जगह हो सकती है वो पुलिस स्टेशन हो सकती है, किसी चौराहे पे कोई ट्रैफिक वाला मिल सकता है, उससे आप बात कर सकते हो, या कोई आने जाने वाले आदमी को रोक करके अपनी बात बता सकते हो। और अगर आपके पास समय है तो आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड सेवा भी है, फोन आप डायल कर सकते हो 1098 या 100 डायल 100 जो होती है। ये दोनों सुविधाएं बहुत आसानी से आप तक पहुंच जाएंगी, लेकिन इनके पहुंचने में 5 7 10 मिनट का समय लग सकता है। तो आप कभी भी किसी मुसीबत में हो तो पहली सेफ्टी होनी चाहिए कि आप जोर से चिल्लाइए और पब्लिक प्लेस पे जाइए जहां पे 5 7 10 लोग इकट्ठे हों। अपराधी कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितने भी उसके हौसले बुलंद क्यों ना हो, जब वो एक बार पब्लिक के सामने आता है तो निश्चित रूप से उसके हौसले पस्त हो जाते हैं और वो अपराध को अंजाम नहीं दे पाता है। तो जो पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से होनी चाहिए, आपको ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पब्लिक इकट्ठी हो, कोई मंदिर हो आसपास वहां चले जाइए, ठीक है, कोई बाजार हो वहां पे चले जाइए, भीड़ भाड़ की जगह पे जाइए। और वहां पे जब जोर से आप चिल्लाना करेंगे तो जो आपका पीछा कर रहा है या कोई खतरा है, अगर आपको भीड़ से खतरा हो, जो कि जनरली नहीं होता है, बच्चों को भीड़ से खतरा नहीं होता है, तो फिर आपको पुलिस स्टेशन या बाकी सारी चीजों की मदद मिल सकती है। सर, मेरा नाम श्रेया सिंह है और मैं कक्षा 9वीं छात्र हूँ। सर, मेरा एक दिवाली फेस्टिवल से रिलेटेड एक प्रश्न है। सर, नॉइज पोल्यूशन, जैसे कि हर साल गवर्नमेंट एक दिवाली आने से पहले एक नॉइज पोल्यूशन के लिए एक लॉ बनाती है कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, लेकिन पब्लिक मानती नहीं है और हर साल वही पटाखे फोड़ती है, पोल्यूशन करती है। तो सर, क्या इससे कोई सजेशन है कि दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट कर ले और नॉइज पोल्यूशन भी ना हो? पटाखे खूब फोड़ो, ऐसा कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। ये तो एक स्थापित कर दिया गया है हमारे त्योहारों के लिए, खास करके एक विशेष वर्ग के त्योहार के लिए। हाँ, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जोश में इतना ज्यादा, अपनी सेफ्टी भी है, पटाखे आप फोड़ो तो कोई परिवार का वरिष्ठ आपके साथ हो। ये बहुत अच्छा सामाजिक प्रश्न पूछा है बच्चा आपने, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, मैं सीधे उत्तर पर आ गया, क्योंकि ये पर्यावरण से भी संबंधित है। कुछ हमें अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने की भी आवश्यकता है। अगर हम अपने त्योहार को ही नहीं मनाएंगे तो बाकी लोग तो उस पर वैसे ही, आप देखोगे बहुत सारे समाचार पत्र होली आते हैं चिल्लाने लगते हैं पानी बचाओ। साल के 364 365 दिन उनको पानी बचाने की याद नहीं आती है, होली पे ही सारा पानी बचाओ। और किसी फेस्टिवल में और किसी त्योहार में नॉइज पोल्यूशन की बात नहीं आती है। दिवाली पे अभी अखबारों में भी ये आने लगेगा कि पटाखे मत फोड़िए, ये मत करिए। मेरा मानना है हमें अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाना है, गर्व से मनाना है, कुछ सावधानियों के साथ मनाना है।
सीमित मात्रा में पटाखे भी जरूरी हैं, सीमित मात्रा में मिठाइयां भी जरूरी हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप भी जरूरी है। तो जब तक हम सारी चीजें सीमित मात्रा में करेंगे उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सर मिठाई पे बोला, एक हमारे बच्चे का मिठाई पे प्रश्न है, आ जाओ। जी बता, ये सब पटाखे वाले में एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल श्रीवास्तव जी। जी सरकार ने बेटा हमारे लिए जो एक फिक्स सीमा तय कर रखी है, जैसे छोटे पटाखे होते हैं, बम होते हैं, कभी कभी क्या होता है मार्केट में बड़े बड़े बम आ जाते हैं, है ना, जो एक निश्चित ध्वनि है उस तक के अगर अपन फोड़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं है ना। वैसे ही बच्चों को छोटे पटाखे यूज करना चाहिए, बड़ी आवाज तेज आवाज के कभी कभी क्या होता है हमारे मोहल्ले पड़ोस तो कोई बीमार है ना, कोई छोटे बच्चे वाले घर है और हम लोग एक हजार लड़ वाली पटाखों की लड़ चढ़ा देते हैं। तो ये हमें थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए। और जैसा कि कृपा भाई साहब ने बोला है कि पटाखे हमारे हर त्योहार बड़े उत्साह से मनाना चाहिए, मनाइए। हैप्पी दीपावली। थैंक यू सर। नाम बताओ। वेलकम। मेरा नाम है प्रांशी दुबे, कक्षा 5वीं। सर मिठाई पे प्रश्न है इसका। हाँ बोलने दीजिए। हाँ। सर पिछले साल मैं मिठाई खा के बीमार हो गई थी, तो सर पिछले साल मैं मिठाई खाकर बीमार हो गई थी, तो जो बाजार में खराब नकली मिठाइयाँ मिलती है तो उनके लिए कोई कानून है? बिल्कुल बेटा, उसके लिए कानून है। आप देखोगे कि जैसे त्योहार आते हैं तो जो फूड डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का, फूड डिपार्ट के फूड इंस्पेक्टर जाके सैंपल भी लेते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। और इसमें हमें सावधानियां ये रखनी चाहिए कि हम अच्छी दुकानों से मिठाइयाँ खरीदें जो अच्छी क्वालिटी की यूज करते हैं। और मिठाई एक बार तबीयत खराब हो गई तो उससे दोबारा नहीं होगी, इस डर से आप मिठाई खाना मत बंद करो, ठीक है। हाँ, इसके लिए फूड सेफ्टी कानून है, FSL बोलते हैं, फूड एंड स्टैंडर्ड लॉ, ऐसा कुछ करके उस कानून का नाम है, जो कि सारी गुणवत्ता की जांच करता है। एग मार्क, ये सारे लोग हैं जो समय समय पे जांच करते रहते हैं, ISI मार्क्स वाले भी चेक करते हैं। तो जैसे ही आता है तो फूड डिपार्टमेंट इसके लिए है। और अभी तो सरकार काफी सख्त हो रही है कानून इस पर भी, जैसे अमेंडमेंट बताया डॉक्टर साहब ने कानून के ऊपर, तो फूड सेफ्टी कानून में भी अमेंडमेंट बहुत जल्दी आने वाले हैं और उसमें मृत्यु दंड तक के प्रावधान की बात चल रही है। क्योंकि मैं उस कमेटी में कहीं से थोड़ा बहुत इनपुट मेरे से लिया गया है, तो मुझे मालूम है कि उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान दिया जाना है। फूड एंड ड्रग्स एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो परिवर्तन होने जा रहा है, तो अगर ऐसे कभी होता है तो बहुत कड़े कानून इसमें लागू होने वाले हैं। और कोई इसमें बात कर सकता है थोड़ा सा? क्योंकि ये मेरा मिठाई खाए, सबसे अच्छा घर की मिठाई खाओ। घर की अच्छी मिठाई, बिल्कुल बढ़िया, घर में बनाओ बढ़िया। सर बाजार में नकली खोवा मिलता है, इसीलिए भाई साहब जैसे बोले राकेश भाई साहब की घर की मिठाई बनाइए और घर में खाइए। हाँ, एक और चीज बच्चों के लिए, हम मिठाइयों के नाम पे आजकल जो चॉकलेट की परंपरा चालू कर दी है, आप सब लोग इस चॉकलेट परंपरा से बाहर आओ, अपनी पारंपरिक मिठाइयां हम खाएं। ये भी एक बेटा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी आपकी ये उम्र नहीं है समझने की कि किस प्रकार से हमको हमारे पारंपरिक चीजों से दूर करके बाजार में ढकेल दिया गया है। तो हमें आवश्यकता है उस बाजार से बच के अपने संस्कारों को और अपनी पारंपरिक चीजों को बचाए रखने की, और ये आप बच्चों की ही जिम्मेदारी है। सर ममता वो बहुत मिठाई बनाती है, अच्छी है। हाँ, हम भी आएंगे, ममता दीदी मिठाई बनाए, हम भी आएंगे खाने के लिए। सर पैशन है कुकिंग करना मेरा सर। अरे वाह, हमारा कोई प्रश्न था ना? नाम बताओ पहले। विजया जी, आज आप कार्यालय में हैं, कहाँ से जुड़ी हुई हैं? विजया चौहान जी, आपका माइक बंद है। नहीं, आपका नहीं आ रही आवाज, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा। जी सर, मेरा नाम शिवानी सिंह है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। सर मेरा एक प्रश्न था। सर, दिवाली पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव और कोई जल जाए तो उससे तुरंत बचाव कैसे करें? अब बेटा, जल जाए तो सबसे पहली तो सुरक्षा आपको जो रखनी चाहिए। आज बच्चे दीपावली, अब मुझे अच्छा लग रहा कि त्योहारों को लेकर के हमारे बच्चे उत्साहित हैं, नहीं तो आजकल के त्योहारों को लेकर के उत्साह मोबाइल और टीवी तक की समझ में आता रहा है। तो बेटा, एक तो आपको अपने बड़ों के साथ, घर में बड़े भैया हों, बड़ी दीदी हों या मम्मी पापा, उनके साथ ही पटाखे चलाने चाहिए ताकि सुरक्षा रखें। अगर से फर्स्ट एड किट जो होती है उसमें एक बर्नॉल की वो होती है, एक पेन किलर होता है,
कुछ एंटीजेंस होते हैं जिससे साफ कर सकते हैं। वो 3-4 चीजें घर में हमें रखनी चाहिए सावधानी के हिसाब से, वैसे भी रखनी चाहिए जिससे कि फर्स्ट एड तुरंत मिल सके। और ज्यादा जल जाने की स्थिति में अक्सर आपने देखा होगा टीवी में भी कि हमें तुरंत पानी से धो देना चाहिए और इमीडिएटली उसको जो भी आपके पास हॉस्पिटल है उसके पास ले जाकर के मेडिकल एड देखना चाहिए। खुद से हमें ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और वो करना चाहिए। जी सर मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बच्चे जो भी पटाखे चलाते हैं प्रीति जी आप कहाँ से हैं, अपना परिचय दें पहले। सर मैं टीकमगढ़ से हूँ। टीकमगढ़ से। जी जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे पटाखे चलाते हैं तो उस समय उन्हें एक बाल्टी भी पानी की रखनी चाहिए पास में। जब भी आप अपना पटाखा चला लें या फुलझड़ी जला लें तो उसके अंदर डाल दें, ताकि कभी कभी बर्न एक्सीडेंट बहुत सारे सिर्फ फुलझड़ियों से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे फेंक देते हैं, वो कभी शूज में या मोजे में चिपक जाते हैं, तो इसके लिए ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अच्छा विषय दिया बच्चे आप लोगों ने, हम हो सकता है अगले सप्ताह का वेबिनार इसी पर रखें। हमारे बच्चे का प्रश्न और है सर। थैंक यू कृपाशंकर जी। इसका भी एक छोटा सा प्रश्न है। जी भाई साहब रखें। दीदी एक मिनट। जी भैया। जी ये बच्चों ने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। ये एक बाल्टी का बात आई है तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड और करना चाहता हूँ कि एक बाल्टी नहीं 2 बाल्टी पानी होना चाहिए। एक बाल्टी में जो जले हुए पटाखे वो डालना होता है, दूसरी बाल्टी में अगर कोई आप जल जाए, कोई भी आपका साथ का जल जाए तो तुरंत अगर हाथ जला है तो पूरा हाथ पानी में डाल कर रखें, तब तक डालकर रखें जब तक जलन ना बंद हो जाए। या किसी को भी अगर जल गया तो उसको भी पानी में तुरंत, उसका उपचार जो है वो पानी ही है, वो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो जो बर्न है वो सुपरफिशियल बर्न होकर रह जाएगा, डीप बर्न नहीं होगा। और उसके बाद जो डॉक्टर चौबे साहब ने बताया वो फिर चीजों का फॉलो करें कि बर्नॉल लगाना है या डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इमीडिएटली अपने को पानी में ही हाथ डालना है या जहां लगा हुआ है बर्न उसको करना है। सर एंजल कह रही है कि एलोवेरा भी लगाना है। पहले सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट करना है जिससे उसकी इंटेंसिटी जो है वो डाइल्यूटेड हो जाएगी और आपका जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है वो ना के बराबर हो जाएगी। सर मेरा नाम अंजलि शुक्ला है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सर मेरा एक प्रश्न है कि दीपावली में कम बजट में हम कैसे अच्छे से तैयारी कर पाए और खुशी भी मिले और बजट भी कम। देखिए इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है ममता दीदी ने बहुत अच्छे से त्योहारों को लेकर तैयारी कराई है बच्चों की। खुशी के लिए बेटा हमें पैसों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम अक्सर समाज में ये बात हम लोग कहते रहते हैं कि खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है और गम बांटने से आधा हो जाता है। यही एक कल्चर है जो हम मोबाइल। चलो मैं इसके जवाब के पहले एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं। आज की दुनिया में आप लोगों के लिए आपसे सबसे बड़ा खतरा किससे है? आप लोगों को आप क्या समझते हो जो सबसे बड़ी खतरे की चीज है? क्या किस चीज को समझते हो सबसे बड़ा खतरा? सर कह रही कोरोना। कोरोना तो चला गया, कोरोना चला गया। तो सबसे, मेरे हिसाब से गलत हो सकता हूँ, बाकी एक्सपर्ट इस पे अपनी ओपिनियन दिए, सबसे खतरनाक चीज मेरे हिसाब से ये है आज की डेट में हमारे। हाँ सर सही बात है। मोबाइल। इसमें आप कुछ एक चीज ढूंढो, कुछ मिलती है, आप पढ़ाई के नाम पे लेते हो। कब इसको, कल 2 दिन से एक कार्यशाला थी हमारी, मैं देख रहा था, उसमें कुछ 20-25 मातृशक्ति की दीदियां लोग आए हुए थी। उसमें 1-2 बच्चे भी थे, वो पूरे टाइम बच्चे उस पे देखते रहते मोबाइल पे। बच्चे आजकल खाना भी मोबाइल देख के खाते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे। तो उसमें आपकी आंख खराब हो जाती है। उसके नुकसान क्या है जो आपने बोला कि हमारी जो सोशल बॉन्डिंग होती थी कि हर त्योहार में हम एक दूसरे के घर जाते थे, अड़ोस पड़ोस में जाते थे, मिठाई का डब्बा लेके जाते थे, वहां बैठ के, वहां पे भी जैसे हमारे 4 इमली में हम लोग रहते हैं। अभी इस साल हमने एक नया प्रयोग किया है, पूरे नवरात्रि में, और जब गणपति जी रखे गए तो हम एक दूसरे परिवार के साथ मिलके हमने सेलिब्रेट किया। तो पूरे मोहल्ले के लोग जब मिलके सेलिब्रेट करेंगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसका पटाखा कौन सा बच्चा चला देता है किसी को पता नहीं चलता है, कौन किसकी मिठाई खा जाता है, खूब मस्ती होती है, खूब हुड़दंग होता है। तो कम बजट की तो बात ही नहीं होती। आप मोहल्ले में सबको एक साथ करके सारे बच्चे मिलके करिए और अच्छे से करिए, सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाइए। बात बोलना चाहूंगा सर, आपको भी पटाखे लाके। जी भाई साहब, मैं कटनी में रहता हूँ। मेरी जो लैंड है, देखो सर, बेटा मेरी जो लैंड है, तो हम 20-25 परिवार
एक साथ पैसा इकट्ठा करते हैं पटाखा लाने के लिए, और बहुत सारे बड़े बड़े जो ऊपर जाके आकाश में फूटते हैं, और कोई भी एक जला देता है, और हम सारे लोग कुर्सी लगा के बैठ के देखते रहते हैं उसको, बच्चे भी चलाते हैं उसको। तो वो क्या है, कम बजट में बहुत बड़ा, और पूरा शहर देखने आता है, केवल हम 20-25 परिवारों के चीज के लिए। तो थोड़ा सा यदि हम सामूहिक रूप से कॉलोनी में लोगों के साथ मिलकर मनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई साहब यही बात मैं कह रही थी, हम लोग भी ज्यादा तो नहीं लेकिन 5-6 परिवार हैं, हम ज्यादातर रोशनी वाले पटाखे लाते हैं और हम सब मिलके सर हम एक साथ पटाखे चलाते हैं और उस रोशनी का आनंद लेते हैं। मतलब साउंड वाले पटाखे कम होते हैं। चलो तो बहुत बढ़िया लगा बच्चे। और कुछ प्रश्न? बस एक छोटा सा प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी। सर मेरा नाम रूपाली सिंह है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरी दिवाली पर एक रिलेटिव क्वेश्चन है। सर हर साल हम रावण जलाते हैं जिससे बुराइयों का नाश हो सके, इसमें सच में बुराइयों का नाश हो जाता है? सर कह रही कि हम हाँ, ये देखो, ये प्रतीकात्मक रूप से होता है कि भाई बुराइयों का नाश कितना होता है कितना नहीं होता है। पर हमारे जो जितने भी पर्व और त्योहार है वो हमें एक दूसरे को संगठित करने को, एक दूसरे को साथ रखने के लिए मनाया जाता है। तो 10 दिन 9 दिन का जो व्रत रखते हैं हम लोग, अगर आप परिवार में देखा होगा तो सब लोग व्रत भी रखते हैं, इसमें पूजा पाठ की जाती है, वातावरण शुद्ध होता है। और कितनी बुराइयां मरती हैं कितनी नहीं मरती हैं ये तो बेटा जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो समझो। लेकिन अगर हम अपने अंदर की बुराइयां खुद ही हम सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। अगर आप सोचो कि मैं एक अपनी बुरी आदत छोड़ दूंगी इस नवरात्रि में या दशहरे में, एक संकल्प ले कि मैं अपनी 10 बुरी आदतों में से एक बुरी आदत छोड़ दूंगी, तो ये मान के चलो कि आपके अंदर के रावण का दहन हो गया है, आपके अंदर की बुराई समाप्त हो गई है। सर मेरा भी एक निवेदन था सबके, सर हम इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो हम सर मिट्टी के दिए जलाते थे और छोटे छोटे कुम्हार ये मिट्टी के दिए बनाते थे, तो सर आजकल लगभग उनका व्यापार ठप है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर सर बिजली वाले दिए ले लेते हैं या रोशनी उससे करते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि चाहे 5 ही दिए खरीदें लेकिन उन कुम्हारों को व्यापार जरूर दें। बिल्कुल दीदी करेंगे। और मुझे लगता है कि हम एक विषय अगला हफ्ता जो है दीपावली से पहले और दीपावली पे होने वाली सावधानियां और बच्चों से संबंधित उस विषय पे भी एक हम बात कर सकते हैं। हम लौट के आएंगे, डॉक्टर साहब से प्रश्न उत्तर बहुत सारे रहेंगे क्योंकि टेक्निकल विषय था। उसके पहले लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ममता दीदी आपको, इतने कम समय में, मतलब हमारे पास मैं एडमिट करूंगा कि आज 2-3 दिन से मैं बाहर था, बिल्कुल समय नहीं मिला था, स्वास्थ्य भी गड़बड़ था मेरा। तो आज सुबह तक स्पीकर तो तय हो गया था मेरे पास, डॉक्टर साहब से कंफर्म हो गई थी, बस संवाद कहाँ से करेंगे। नहीं, अध्यक्ष जी का 2 बार फोन आया कि आपने अभी तक डाला नहीं, क्या बात हो रही है। मैंने उनको बोला थोड़ा समय दीजिए, डालता हूँ। दीदी को मैंने फोन किया लगभग 12:30-1 बजे, और 4 बजे तक इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी तो हम सभी ताली बजा सकते हैं आपके लिए दीदी। बहुत मैं एसटी सर ऐसी बहुत अच्छा लगा सर, तो कैसे नहीं होता। हाँ, और अभी तक के प्रश्न जो आए हैं, जितने प्रश्न बच्चों ने पूछे हैं, वास्तव में ये आज के समाज की हकीकत है। हमें इन प्रश्नों को कानून से हटके बात करने की जरूरत है। हम कानून पे बात करते रहते हैं बच्चों को, पर ये सामाजिक सरोकार पे विषयों पे हम कभी बात कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के दीक्षित, इमरजेंसी में इतनी जल्दी इतना अच्छा विषय तैयार करने के लिए। अब हम अपने प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। जिसके भी प्रश्न विषय से संबंधित हो, मनु जी ने हैंड रेज किया, मनु श्रीवास्तव जी अपनी बात रखें जी। सर मेरा ये निवेदन है, क्वेश्चन है कि एमटीपी एक्ट के अंतर्गत बाल कल्याण समिति की क्या भूमिका है जी। और जब कोई प्रेगनेंसी वाला केस आता है बाल कल्याण समिति में, तो हम किस तरह से उसमें आदेश कर सकते हैं या फिर निर्देश दे सकते हैं? आदेश का अधिकार है या नहीं? इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से लूंगा, फिर मैं इसमें अपने समेसन रखूंगा। डॉक्टर दीक्षित। हाँ मनु जी, आपने जो प्रश्न किया है, देखिए आपके पास तो बालक को पेश किया जाता है, और बालक जब पेश किया जाता है तो उसके साथ क्या परिस्थितियां हैं वो सारी चीजें भी आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। जब आपको मेडिकल बैकग्राउंड के साथ अगर बालक प्रस्तुत किया जाता है तो आपके पास एक रिपोर्ट होती है कि ये पेश की गई बालिका है, ये गर्भवती है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप पहले उसको वेरीफाई करा सकते हैं मेडिकल के द्वारा कि उसके जो गर्भ की अवस्था है वो कितने दिनों की है। ठीक है,
तो आपको अधिकार जो है, यानी CWC को अधिकार हमारे पास JJ एक्ट से कहां से मिलते हैं? धारा 29 और धारा 30, जहां हमें शक्तियां मिलती हैं और कर्तव्य और दायित्व मिलते हैं। तो उसका उपयोग करते हुए आप डॉक्टर के पास उस बालिका का रिकन्फर्म करा सकते हैं कि उसके गर्भ में पलने वाले बालक की स्थिति क्या है, मतलब कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी। ठीक है, तो पहली जानकारी आप ये ले सकते हैं। दूसरी ये है कि CWC क्या आदेश दे सकती है गर्भ समापन कराने के लिए। तो MTP एक्ट में जो प्रावधान मैंने आपको बताए हैं 20 सप्ताह के और 24 सप्ताह के, उसमें किसी को कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो डॉक्टर स्वतः ही तय करेगा। MTP एक्ट जो है वो डॉक्टर्स को निर्णय लेने के लिए बनाया गया है, तो उतने तक डॉक्टर स्वयं निर्णय करेगा। अगर उसको लगता है ये विधि सम्मत है तो वो MTP करेगा, नहीं होगा तो अपनी टिप्पणी, क्या एक्सपर्ट उसका ओपिनियन है, उस एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ उस बच्चे को वापस आपके पास भेजा जाएगा। प्रेगनेंसी अगर 24 सप्ताह से ज्यादा है तो मैंने अभी पहले ही बोला है, वो फिर रिट पिटीशन होगी, वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। लेकिन अगर वो 20 सप्ताह तक है तो आप भी आदेशित कर सकते हैं डॉक्टर को कि स्पष्ट करें, और अगर ये विधि सम्मत है तो बच्चे के सर्वोत्तम हित में, क्योंकि आपके पास तो बच्चे ही पेश किया गया, एक्चुअली वो 2 बच्चे हो गए आपके पास, एक वो बालिका जो 18 साल से कम है और उसके गर्भ में जो पलने वाला बच्चा है। तो आप उस तरह से आप निर्देशित कर सकते हैं, आप गर्भपात करने के लिए आदेशित नहीं करेंगे। मेरे पास भी डॉक्टर साहब ये हर दूसरे तीसरे दिन प्रश्न आता रहता है कि ऐसा है, हम क्या आदेश दें। 2 चीजें हमको समझने की आवश्यकता है CWC में। पहली चीज, क्या वो बच्चा CNCP है? अगर आप CNCP नहीं है तो किसी भी हालत में आपको उस बच्चे में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बच्चा तो है, भले ही CNCP नहीं है, उसके भी कुछ अधिकार है। तो उसकी प्रोसेस को शॉर्टन करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ऑफिशियली हमारी भूमिका कम है। सेक्शन 29-30 की डॉक्टर साहब ने बात किया, सेक्शन 100 भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, बच्चे का सर्वोत्तम हित, क्योंकि जो माँ है वो भी एक बच्चा है और उसके पेट में रह रहा वो भी एक बच्चा है। तो हम इन तीनों को मिला जुला करके काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा काम अगर इसमें कुछ किया जा सकता है, आप अपने जिले के जो CMHO उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाइए, MTP एक्ट की सेक्शन 2, 3 और 4 का प्रिंट आउट ले जाके उनके समक्ष पहले ही रख दीजिए। इसलिए नहीं कि आपके पास कोई बच्चा, हर जिले में CWC का ये भी दायित्व है कि हम अन्य एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करें, उनको समझाइए। जनरली जो डॉक्टर साहब ने बोला कि हमें एक ऑथोराइज डॉक्टर होना, रजिस्टर्ड डॉक्टर, रजिस्टर्ड फैसिलिटी, वो हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मिलेगी, और सबसे बेस्ट है कि हम सरकारी अस्पताल में ही करें। तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक करें आप, और उनको समझा दें कि अगली बार से आपके पास कोई 12 सप्ताह या 20 सप्ताह तक की गर्भ का कोई मामला आता है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। MTP के इस सेक्शन के तहत आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं। उससे होगा क्या कि अननेसेसरी जो बातचीत करते प्रोसेस में 2 सप्ताह का डिले हो जाता है, वो बंद हो जाएगा। तो मेरा सभी CWC से आग्रह रहेगा कि आप ये इनिशिएटिव लें, एक मीटिंग इसी को लेकर के, या तो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, या आप खुद जा करके CMHO से मिलकर सारी चीजों को उनको समझाएं, या उस अस्पताल के डॉक्टरों का प्रशिक्षण करें। आप CWC में CCF के बैनर का उपयोग कर सकते हैं, हमारे बीच से कोई एक्सपर्ट आ जाएगा आपको लेकर के, और वहां पे उनको बताइए। तो इस एक्ट को लेकर के हमें प्रोएक्टिव काम करने की जरूरत है कि हमारे पास कोई गर्भ का मामला आएगा तब हम काम करेंगे, बजाय उसके कि जब हमारे पास आए मामला उसके पहले ही आप उस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर दें। इसमें हमारे साथ राधा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनके कुछ अनुभव अगर वो शेयर करना चाहें तो। राकेश भाई साहब ने हैंड रेज किया, राकेश भाई साहब करें। राधा जी ने अभी रिसेंटली 2 केसेस मुझे लगता है हाई कोर्ट में कराए हैं। आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जो जहां तक CHMO का मामला है, तो जो जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU बनी है, उसमें ऑलरेडी हॉस्पिटल एड है, उसकी लायबिलिटी भी है ये। जी जी भाई साहब बंद हो गया आपका माइक, राकेश भाई साहब। नहीं, मैंने यही बताया कि जैसे आपने कहा ना कि मीटिंग करें, तो वो आपको अधिकार भी है और उससे डॉक्टर की ड्यूटी भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, क्योंकि वो DCPU जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य भी है वो। जी, तो
और किसी के प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। ममता जी ने भी हैंड रेज किया, ममता जी अपनी बात रखें। ममता सिंह, ममता राधा दीदी जी आप। के पास राधा जी के पास 2-3 बड़े केस आए थे, यदि वो हो तो बताएं। हाँ राधा जी हैं, मैंने नाम लिया भी था। जी जी भाई साहब, जी राकेश जी भाई साहब। राधा जी आपने 2-3 केसेस हैंडल किए हैं, भाई साहब का कहना है कैसे किया आपने, उस पर बात करें। बस भाई साहब ने बताया भी है कि सीएमएचओ सर से अगर आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वो आप जब जाते हैं तो उनको सारी चीजें पता होती है और वो उस हिसाब से जो डिसीजन देते हैं। मैंने भाई साहब, मैं इसमें कोर्ट में भी एक अर्जी तो हमने लगाई है, वहां से भी परमिशन लेके फिर करवाया है टर्मिनेशन, चाहे वो 14 सप्ताह से ऊपर के जितने भी है उसमें हम कोर्ट भी गए थे। तो एक सेफर साइड के लिए हमने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया था और वहां से भी हम लोगों को डिसीजन मिला है। और वहां से जब डिसीजन हो जाता है तो और भी सारी चीजें बहुत इजी वे पे हो जाती है। वो डॉक्टर की ड्यूटी हो जाती है और वो पूरी टीम बहुत मेहनत से और लगन के साथ आपके हर चीजों में इन्वॉल्व होके स्वास्थ्य विभाग आपके साथ सारा कोऑपरेट करता है आपके साथ। और जो जबलपुर में था वो 7 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी थी, उसमें भी हम लोगों ने जब बच्ची के लिए वहाँ कोर्ट में जब हमने पिटीशन लगाई थी तो 2 दिन में रिजल्ट आया था और हम लोगों को परमिशन मिल गई थी। वो लोग भी समझते हैं कि जब गंभीर विषय होते हैं तो आपको रिजल्ट भी मिलते हैं, बस आपको लगन से